BVG वेलनेस। सांस लेना जिंदगी का सबसे मूलभूत कार्य है, पर क्या हो अगर ये सांस लेना भी मुश्किल हो जाए? फेफड़ों का कैंसर आज दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है। हालांकि ये डरावना लग सकता है, लेकिन जल्दी पहचान और इलाज से इस बीमारी से भी जीता जा सकता है। आज बीवीजी वेलनेस की कैंसर सीरीज में हम बात करेंगे लंग कैंसर पे। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बीवीजी वेलनेस की कैंसर सीरीज में हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर की। आज हम आपको बताएंगे लंग कैंसर के कारणों के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में, इसके साथ ही हम आपको इसके इलाज के बारे में भी पुख्ता जानकारी देंगे। आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। नमस्कार डॉक्टर अर्चना। बहुत नमस्ते। आज आपका बीवीजी वेलनेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया वर्षा। तो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर की जी, जिसमें आज हम अपने सभी दर्शकों को बताएंगे कि लंग कैंसर के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या हैं, इसके साथ ही हम उनको ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा लंग कैंसर के बारे में बताएं कि ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसका जो बेसिक डिटेल है वो थोड़ा शेयर करें। जो अलग अलग तरीके के कैंसर्स है उसमें लंग कैंसर एक बहुत ही कॉमनली पाया गया कैंसर टाइप है, जो कि अपने आप में बहुत एक खतरनाक कैंसर का टाइप है। ये बहुत कॉमनली सब तरफ पाया जाता है और इसके जो कैंसर जो ये फेफड़ों का होता है या लंग कैंसर जिसे बोलते हैं, हमारी जो लंग्स है, चेस्ट में जो दोनों तरफ एक एक एयर बैग होती है जिससे हम लोग रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया चलती है वो लंग्स से चलती है। तो दोनों फेफड़ों में जब ये कैंसर के कभी एक साइड हो सकता है, कभी दोनों फेफड़ों में, तो लंग जो लाइनिंग होती है जो लंग्स होते हैं उसके अंदर, लंग्स ये जालीदार ऑर्गन है जहाँ से गैसेस और या जो एयर होती है उसका एक्सचेंज होता है। तो इसके लाइनिंग्स में जब ये जो कैंसर सेल्स है ये जब डेवलप होने लगते हैं तो उसे हम लोग लंग कैंसर कहते हैं। बेसिकली ये स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, ये बहुत ही एडवांस स्टेज में जब होता है तब ध्यान में आता है। इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा वी कैन से इट एज अ क्रिटिकल डिसीज जो पेशेंट को ज्यादा समय नहीं देता है। जी बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने बोला कि इसके जो संकेत हैं वो शुरुआती स्टेज में नहीं नजर आते हैं जी, इसलिए थोड़ी खतरनाक डिसीज है। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा संकेतों के बारे में बात करें कि लक्षण ऐसे क्या क्या हैं जिनको आइडेंटिफाई करके कोई भी व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि उनको लंग कैंसर हो सकता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। जब भी लंग कैंसर होने के जो संकेत होते हैं वो अलग अलग डिसीज के संकेत लक्षण दिखते हैं, जिसके कारण ये कंफ्यूज होता है पेशेंट की क्या ये कैंसर ही है या दूसरा कोई चीज़ है। बहुत बार जो अस्थमा या कफ, क्रॉनिक कफ के जो पेशेंट है उनके जो लक्षण होते हैं वही लक्षण कैंसर के पेशेंट में भी दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल खांसी आना, लगातार खांसी आना जो अपने आप ठीक नहीं होती है, कुछ कारण नहीं है, जैसे कि बहुत बार खांसी वेदर चेंज से आती है या पोल्यूशन से आती है या एलर्जी से आती है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी बिना कारण अपने आप खांसी आ जाना और वो दिन ब दिन बढ़ते जाना, उसको दवाई आप नॉर्मल जो कफ के लिए दवाई देते हो वो देने के बाद भी अगर वो सेटल डाउन नहीं होती है फिर भी बढ़ते रहती है ऐसी खांसी आना, कफ में या फिर कफ में या बलगम में खून का गिरना, सांस लेने में तकलीफ होना,
बहुत बार शॉर्ट ब्रीदिंग होता है पेशेंट को, चेस्ट में पेन होता है, जब वो सांस लेते हैं तो चेस्ट में पेन होता है। व्हीजिंग साउंड मतलब जब वो पेशेंट सांस लेता है तो आवाज आता है। अभी ये जो लक्षण है ये कहीं ना कहीं अस्थमा में भी दिखते हैं, लेकिन अस्थमा में दवाई आप जब देते हो पेशेंट को तो वो सेटल हो जाता है। जब कैंसर का जब लक्षण जब दिखते हैं तो ये लक्षण कोई भी दवाई से कम नहीं होता है। टाइम बिंग कम हो गए कभी कभी, लेकिन फिर से बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में सांस फूलने की तकलीफ होती है, पीठ में दर्द होता है। इसी के साथ बहुत बार अगर ये लक्षणों को ठीक नहीं किया और ये बढ़ते गया तो बहुत बार लंग्स में पानी होना, प्लूरल इफ्यूजन जिसे बोलते हैं, इसी के साथ साथ बहुत बार वजन कम हो जाता है, वीकनेस आता है। तो इस तरीके से अलग अलग लक्षण लंग कैंसर में उसके स्टेज के हिसाब से पेशेंट को दिखते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है पेशेंट को कि जब ये लक्षण दिखने लगते हैं तो उनको ये कंफ्यूजन होता है कि क्या ये सादा कफ है या सादी खांसी है या सादा अस्थमा की तकलीफ है। और ये लक्षण कहीं ना कहीं फिर निग्लेक्ट किए जाते हैं या उसको इतनी निगरानी में नहीं देखते और सादा दवाई लेके ये बहुत बार टाइम बिंग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये बार बार डेवलप हो सकते हैं। मैम जैसे अभी आपने बोला कि कई बार पेशेंट्स को ये लगता है कि ये हो सकता है कफ या इसके सिम्टम्स हैं। जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल इन्फेक्शन होता है लंग्स में, और कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये नॉर्मल इन्फेक्शन ही है और ये जो है लंग कैंसर के सिम्टम्स हैं? क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना, वैसे हम लोग जब पेशेंट हमारे पास कोई भी बीमारी लेके आता है तो हम लोग क्लिनिकली डिफरेंशिएट अपने लेवल तक करते हैं। लेकिन उसका सेकेंडरी उसको एक सेकेंडरी कंफर्मेशन के लिए फिर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। जब क्लिनिकली पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो उनको जो कफ हो रहा है या इन्फेक्शन हुआ है वो कितने दिनों से है, क्या वो अभी का है या ये बार बार हो रहा है या बहुत दिनों से हो रहा है, उसका ड्यूरेशन हम लोग पता करते हैं। उसके हैबिट्स क्या क्या है वो हम लोग पता करते हैं। बहुत बार हैबिट से भी हमें पता चलता है कि क्या ये कोरिलेट है, क्योंकि लंग कैंसर में पेशेंट्स की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ हम लोग फिर ओवरऑल जनरल टेस्ट बॉडी चेकअप जब करते हैं तो बहुत बार ये होता है कि पेशेंट का बीपी पेशेंट का वजन आपको कम दिखेगा, वीकनेस दिखेगा, जो कि नॉर्मल इन्फेक्शन में तुरंत पेशेंट के वेट लॉस या एनोरेक्सिया या वजन पे असर नहीं पड़ता है। तो ड्यूरेशन जो इन्फेक्शन का है उसके ऊपर, और क्या पैटर्न का इन्फेक्शन है कि ये बार बार हो रहा है या अभी हुआ है, पहली बार हुआ है, और दवाई देने के बाद क्या ये तुरंत ठीक होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग पेशेंट से पूछते हैं, जहां से हमें ये एक संकेत मिलता है कि क्या ये क्वेश्चन से जो आंसर मिलते हैं वहां से हम लोग संकेत मिलता है कि शायद ये बीमारी कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ जा सकती है। बहुत पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री भी होती है। लंग कैंसर की वैसे तो फैमिली हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती जितना ब्रेस्ट कैंसर में, फीमेल्स में और यूट्रस कैंसर में, लेकिन लंग कैंसर में भी कहीं ना कहीं जेनेटिक एसोसिएशन है, जहाँ पे आपको जीन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी लंग कैंसर दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, कहने का मतलब है आप पेशेंट का जो हिस्ट्री है जी, उनकी हैबिट्स, उनको पूरा एनालाइज करके ही आगे उनको ट्रीटमेंट या उनका जो डायग्नोस है वो आप करते हैं जी। मैम लंग कैंसर के कारणों में अगर हम कारणों की बात करें तो क्या मेन कारण होते हैं लंग कैंसर के? जी जी, बहुत कॉमनली देखे गए जो मेन कैंसर सबको पता है शायद जी। तो स्मोकिंग सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो आने वाला लंग कैंसर का जो कारण है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इतना बढ़ गया है अब सब तरफ कि वो अलग अलग तरीके के स्मोकिंग बहुत बचपन से बहुत कम उम्र में बच्चे सिगारेट स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जा रहे हैं। तो स्मोकिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो इंसान स्मोकिंग नहीं भी करता है, लेकिन अगर वो अगर उसका काम का जो टाइप है या स्वरूप है जहाँ पे स्मोक डेवलप होता है, तो सेकेंडरी स्मोक, अगर आगे वाला इंसान स्मोकिंग कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग, आगे वाला इंसान अगर स्मोकिंग कर रहा है, आप वो इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तो वो स्मोक भी कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों पे असर करता है। इसी के साथ साथ अगर आप इंडस्ट्रियल वर्कर हो जहाँ पे आपको स्मोक्स फ्यूम्स एलिमिनेशन ज्यादा होता है, जैसे आर्सेनिक है, एस्बेस्टॉस है, तो इस तरीके के स्मोक्स जो होते हैं ये
पेशेंट को कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होने के लिए कहीं ना कहीं कारणीभूत होते हैं। इसी के साथ साथ पानी में अगर आर्सेनिक का प्रमाण ज्यादा है और वो पानी का अगर सेवन करते हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल फैक्ट्रीज जो होती है आजकल, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब वो पानी में बहाते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि रूरल एरिया के जो लोग हैं वो फिल्ट्रेशन पानी पीना या फिल्टर पानी पीना ये कुछ इतना ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्टली नदी से जो आता है बहता हुआ पानी ये लोग पीते हैं। तो बहुत बार अगर ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है ऐसे नदियों में बहाया गया, वो नदियों में अगर आपको आर्सेनिक का प्रमाण ज्यादा मिलेगा तो ऐसे वाटर से भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्मोकिंग। सेकेंड थिंग, आपको पोल्यूशन, ओवर एक्सपोजर टू द पोल्यूशन। बहुत बार ऐसे मरीज जिनको पहले कुछ बीमारी होके उनको रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, ऐसे भी कोई मरीजों को लंग का कैंसर हो सकता है। बिल्कुल मैम। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके मन में भी लंग कैंसर से संबंधित कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। मैम, अभी आपने कारणों की बात की कि लंग कैंसर के लिए आपने बोला कि मेजर जो मेन कारण होता है वो स्मोकिंग है, और आजकल हम अगर देखें हमारे हर तरफ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। एंड यू ऑल्सो मेंशन कि पैसिव स्मोकिंग का भी आपके स्वास्थ्य पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो मैम, जो लंग कैंसर होता है उसके लिए किस प्रकार की जांचें कराई जाती हैं? अगर फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि शायद मुझे लंग कैंसर हो सकता है, तो मेरा पहला स्टेप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है जो कि अनडायग्नोस्ड है, ऐसे पेशेंट में हम लोग हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, जहाँ पे अगर हमें कारण अगर मिल जाए कि वो स्मोकर है, लॉन्ग स्मोकिंग कर रहा है या फैमिली में हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं जाके क्लिनिकली भी हमें सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग से हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, जहाँ पे हीमोग्राम, जहाँ पे हमें काउंट मिलता है पेशेंट का, अलग अलग जो वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स है वो हम लोग उसके जो रीडिंग्स है वो देखते हैं। इसके साथ हम लोग चेस्ट एक्सरे कराते हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशन से जाते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि शायद वो कैंसर हो भी ना। फंगल इन्फेक्शन भी होता है जहाँ पे पेशेंट को ये तकलीफ होती है, या ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में भी सेम लक्षण पेशेंट के दिखते हैं। तो ये हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमको इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प लेनी होती है। तो हम लोग फिर एक्सरे चेस्ट कराते हैं। चेस्ट एक्सरे में अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि उनको चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन है, तो फिर हम लोग ब्रोंकोस्कोपी एक है, जहाँ पे हम लोग दूरबीन से ब्रोंकस में जाके जो साइट है वो, जिसे हम लोग वीडियोग्राफिक आईज से डायरेक्टली देखते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग फिर एडवांस जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सिटी स्कैन। तो इसमें हम लोग HRCT जो चेस्ट के लिए होती है, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर्स टोमोग्राफी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये कराते हैं। MRI लंग कराते हैं, और अगर वो भी नहीं है उसके बाद जो होता है पेट स्कैन। तो ये सभी इसमें हमें हाई रिजोल्यूशन में माइनर अगर टिश्यूज है वहां तक की पूरी पैथोलॉजी हमें पता चलती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होने वाले इन्वेस्टिगेशन है, जहां से हमें कंफर्मेशन मिलता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलता है। कभी अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कैंसर की नहीं है बीमारी, तो हम लोग फिर ब्लड टेस्ट, कभी कभी ये कंफ्यूज कर देता है ट्यूबरकुलोसिस से, तो ऐसे इसमें फिर हम लोग AFB टेस्ट या मंटुक्स टेस्ट वो पेशेंट की कराते हैं, जिसे हम लोग थूक जांच के लिए देते पेशेंट में। उसे हम वहां पे हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर नहीं है, ये ट्यूबरकुलोसिस है, ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ये कैंसर है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग स्टेप से इन्वेस्टिगेशन करके ये कंफर्म कराते हैं कि ये क्या है और कौन से टाइप की बीमारी है। तो अब मुझे आपसे जानना था कि क्या लंग कैंसर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेनली लंग कैंसर के स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये कॉमनली देखे गए लंग कैंसर के टाइप है, जिसमें वैसे क्लिनिकली ज्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है, लेकिन ये दोनों टाइप्स लंग कैंसर के हम लोग देखते हैं। ओके। तो मैम, लंग कैंसर की जो कैंसर स्टेजेस होती हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं लंग कैंसर में? बेसिकली लंग कैंसर में 4 स्टेजेस हम लोग बोलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 स्टेज मतलब जो कि सिर्फ वहां तक वो जो जगह है, जैसे कि लंग कैंसर एक ही अल्वियोलाई या ब्रोंक्योलाई तक वो
सीमित है और वो कहीं पे भी आजू बाजू में फैली हुई नहीं है। यहाँ पे हम टारगेटेड, फिर ट्रीटमेंट का पार्ट जो होता है वो उस हिसाब से स्टेज के हिसाब से होता है। तो ये स्टेज 1 हम लोग बोलते हैं। स्टेज 2 मतलब जो जगह पे तो फैली है उसके साथ साथ आजू बाजू के जो टिश्यूज है वहां पे भी अगर ये कैंसर सेल ग्रो हुए हैं और वो लिम्फ नोड तक नहीं गए हैं तो उसे हम लोग स्टेज 2 कैंसर हम लोग बोलते हैं। स्टेज 3 मतलब जो जगह से तो बड़े हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में भी आए हैं, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रैवल हो सकते हैं, वो स्टेज को हम लोग स्टेज 3 बोलते हैं। स्टेज 4 मतलब जो एडवांस स्टेज ऑफ द कैंसर, जहाँ पे लंग में तो कैंसर है, लिम्फ नोड से बॉडी में भी वो फैला हुआ है, बॉडी में अलग अलग जगह जैसे कि ब्रेन में, लीवर में, बोन मैरो में, यहाँ भी उसके प्रेसिपिटेट्स, वो कैंसरस सेल ये भी ऑर्गन्स में अगर दिखते हैं तो इसे हम लोग स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। तो इस तरीके से जो डिसीज का फैलाव है उस फैलाव के प्रमाण पे ये स्टेजिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब है इसके मेन 4 स्टेजेस होते हैं जी। और जैसा कि आपने बताया कि कितना डिसीज फैला हुआ है दूसरे अंग तक, उसके हिसाब से वो स्टेज डिसाइड होती है। जी। मैम अब वक्त हो चला एक कॉलर का हमसे जुड़ने का, हम चाहेंगे आप उनकी समस्या का भी समाधान उनको जरूर दें। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। मैं मोनू बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बोलिए मोनू जी। मेरी उम्र 40 साल है। मुझे हालांकि में जी पता चला है कि मुझे लंग कैंसर हुआ है। जी। डॉक्टर ने मुझे केमोथेरेपी की सलाह दी है। बिल्कुल। पर मैंने टीवी पे आपका बीवीजी वेलनेस का प्रोग्राम देखा है जी। और उसमें आपने कैंसर किट के बारे में बताया है। बिल्कुल। तो क्या ये किट केमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने में मेरी मददगार हो सकता है? जी। देखिए मोनू जी, कैंसर किट हमने जो बनाई है ये प्योरली हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनाई हुई कैंसर किट है, जहाँ पे अलग अलग हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट का हमने यूज़ किया है। ये कैंसर किट यूजुअली जो हमने डिज़ाइन की है, ये हमें कैंसर में क्या लक्षण है, कैंसर के पेशेंट को क्या क्या तकलीफ से जाना होता है, उस हिसाब से ओवरऑल बनाई गई ये किट है। तो जो कैंसर, जैसे आपको अभी लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है और आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो ये कीमोथेरेपी, बहुत बार ये कीमोथेरेपी से कभी कभी आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी महसूस होते होंगे, और बहुत बार ये होता है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स इतने बढ़ जाते हैं कि जो नॉर्मल कीमोथेरेपी साइकिल है वो पेशेंट पूरी तरीके से नहीं ले सकते। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं, इसके हम ऊपर हमारी कैंसर किट, बीवीजी लाइफ साइंसेज की कैंसर किट, जिसमें कैन हेल्प कैप्सूल है, कैन हेल्प टैबलेट है, कैन हेल्प सिरप है, एलवीआर जो लीवर फंक्शन के लिए टॉनिक है, और एक एंटासिड है, हर्बल एंटासिड अम्लारिड। तो ये चारों दवाई मिलके ये लंग कैंसर हो या और भी जो भी कैंसर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसको कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित हुए हैं। तो अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है तो आप बिल्कुल ये दवाई ले सकते हैं। इसके डोसेज अगर आपको चाहिए तो हम लोग आपको पर्सनली पूरी डोसेज डिज़ाइन करके भेजेंगे, जिसके लिए हमें आपकी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट चल रही है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है वो चाहिए रहेंगे, जो अगर आप हमें भेजेंगे तो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस कर सकेंगे कि ये कैसी लेनी है दवाई और किस तरीके से और कितने दिनों तक लेनी है। ठीक है, थैंक यू मैम। जी मोनू जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आज आपको बीवीजी वेलनेस के इस मंच पर आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने स्टेज के बारे में बात की थी कि कैंसर के कितने मुख्यतः स्टेजेस होते हैं, तो आपने बताया कि 4 मेन स्टेजेस होते हैं। तो क्या ये जो लंग कैंसर है, क्या इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? जैसे मैंने पहले भी शुरुआती दौर में बताया था कि ये कैंसर जो अलग अलग बॉडी में होते हैं, वो ब्रेन कैंसर हो, लंग कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कैंसर के प्रमाण में लंग कैंसर जो होता है ये यूजुअली लेटर स्टेज में डायग्नोज होता है, डिटेक्ट होता है, जहाँ पे डॉक्टर को फिर सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में यूजुअली ये डिटेक्ट होता है। और ये जो उसका फैलने का, प्रसार का जो रेट है ये बहुत फास्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम जो लंग्स की है वो बहुत ही वाइटल्स ऑर्गन को कनेक्ट करने वाली लिम्फेटिक सिस्टम है। तो ये जो कोई भी जो कैंसर फैलता है ये लिम्फेटिक सिस्टम से ज़्यादा फैलता है बॉडी में। तो लंग कैंसर के पेशेंट में ये कैंसर जो होता है, लंग का कैंसर होता है, ये बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाला एग्रेसिव कैंसर हम लोग जिसे बोलते हैं, ये तरीके का है, जहाँ पे प्रोग्नोसिस पेशेंट का स्टेज के ऊपर डिपेंड होता है। प्रोग्नोसिस मतलब आने वाला उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है, ट्रीटमेंट के बाद भी
पेशेंट का लाइफ कितना बचता है या किस तरीके से पेशेंट अगला लाइफ जी सकता है। तो जिसे हम लोग प्रोग्नोसिस बोलते हैं या भविष्य, डिसीज का भविष्य क्या है। तो इस तरीके से ये बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ने वाला कैंसर टाइप हम लोग कैंसर टाइप में लंग कैंसर को मानते हैं। बिल्कुल मैम, आजकल ना बहुत ऐसा देखा जाता है कि आजकल लोग ना ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वेप का इस्तेमाल करते हैं जी। उनका मानना ये होता है कि सिगरेट से ज्यादा सेफ होते हैं ये और हानिकारक नहीं है। तो आपकी इस पे क्या राय है, क्या ये सच में हानिकारक होते हैं या ये सेफर ऑप्शंस हैं? देखिए, मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यूजुअली बहुत ही एडवांस स्टेज के कुछ नए नए फंडे निकल रहे हैं जिसके तरफ यंग यूथ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लिखा होता है पैकेट पे, फिर भी लोग अवॉइड नहीं करते पीना। जो आप तंबाकू खाते हो उस पे ये कैंसर हो सकता है, ये चेतावनी दी हुई रहती है, फिर भी लोग उसे निग्लेक्ट करते हैं। दीज आर ऑल द साइडवेज कि निग्लेक्ट या नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसी तरीके से ई सिगारेट हो या वीड हो, ये दोनों भी केमिकल रिलीज करने वाले ये इसमें तत्व होते हैं। जैसे आपने ई सिगारेट की बात की, इसमें फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड ये दोनों केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब आप फ्यूम्स अंदर ले रहे हो, मतलब ये फ्यूम्स आपके फेफड़ों में जा रहा है, तो फेफड़ों में ये एसिटाल्डिहाइड और केमिकल फॉर्माल्डिहाइड ये जब रिलीज होंगे, दीज आर द केमिकल्स। ये केमिकल्स कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में हानि करने ही वाली है। सो आपको ये नहीं है जो कि ये आपके खुद के तसल्ली के लिए आप बोलते हो कि नहीं सिगरेट से ज्यादा ई सिगरेट सेफर है। कोई भी केमिकल हो वो हमारे शरीर के लिए एज अ नॉर्मल वेलबींग के लिए ये सेफर नहीं है। वंस इन अ वाइल ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक अगर आप यूज कर रहे हो, कोई भी चीज अति प्रमाण में जब हो जाती है, चाहे वो अनाज हो, आप शक्कर जो खाने वाली चीज है, लेकिन अगर वो आप अति प्रमाण में खा रहे हो तो वो बीमारी देने ही वाली है। उसी तरीके से ई सिगरेट हो या सिगरेट हो नॉर्मल, ये केमिकल रिलीज करने वाले सब्सटेंसेस है। तो ये अगर आप ले रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में हानि दिखाने ही वाली है। सो मैं इसके लिए बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करूंगी कि नहीं आप ई सिगरेट पी सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट। बस यही है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है नॉर्मल सिगरेट से थोड़ा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको हानि करने वाली नहीं है, ये आपके शरीर में दुष्परिणाम कहीं ना कहीं तो दिखाने वाली है। बिल्कुल मैम, मैं इस बात पे और भी जोर देना चाहूंगी। मैं सभी दर्शकों से ये दरखास्त करना चाहूंगी कि जो भी आपको अगर लगता है कि ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करना या वेप का इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक नहीं है या वो नॉर्मल है, नॉर्मलाइज कर दिया आजकल तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हानिकारक चीजों से जरूर दूर रहें और अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की टुवर्ड्स अपना कदम उठाएं। तो मैम, मैं अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम अपने लंग कैंसर के चर्चा पे। सबसे पहले तो हमने अभी आपने जैसे मेंशन किया कि ई सिगरेट्स और वेप का इस्तेमाल बिल्कुल भी सेफर नहीं और आप खुद भी रिकमेंड नहीं करती हैं। तो ऐसे कई बार लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं, तो ऐसे हमारे बहुत से दर्शक हैं जो हमें ईमेल्स के जरिए हमसे कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो हम चाहेंगे, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने हमें मेल किया है, मैं मेल पढ़ूंगी, आप उनकी समस्या का भी समाधान जरूर दें। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ। बिल्कुल मैम, मैं मेल पढ़ देती हूँ। मैम, ये सुरेश जी का सवाल है और ये कानपुर के रहने वाले हैं। तो इनका सवाल कुछ इस प्रकार से है कि मुझे कुछ समय से लगातार खांसी आ रही है और वजन भी एकदम से कम हो रहा है, क्या ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं? सुरेश जी का सवाल मैंने पढ़ा। देखिए, कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसे निग्लेक्ट ना कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको खांसी आ रही है, वजन कम हो रहा है मतलब आपको कैंसर ही है, ये अलग भी कोई चीज हो सकती है। तो यही हमें समाधान करना है कि क्या ये बीमारी के कोई लक्षण के कारण आपको खांसी आ रही है। अगर आप स्मोकर हो, अगर आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, बहुत बार रूरल एरिया में अगर देखोगे या पिलग्रिम एरिया जहाँ पे मंदिर वगैरह होते हैं, वहाँ पे साधु लोग हुक्का पीते हैं। ये भी बोलते हैं कि हुक्का अच्छा है, लेकिन ये भी फ्यूम्स डेवलप करने वाला या केमिकल रिलीज करने वाला ही चीज है। तो अगर सुरेश जी के बारे में भी अगर आप सोचोगे, तो अगर वो स्मोकिंग की उनकी आदत है या उनकी हिस्ट्री है और उनको अगर खांसी हो रही है, तो उन्होंने डॉक्टर से तुरंत मशवरा करना चाहिए। उन्होंने थोड़े एक्सरे चेस्ट करा के ये कंफर्म करना चाहिए क्या ये खांसी आपको नॉर्मली आने वाली खांसी है, इन्फेक्शन से होने वाली है, कैंसर से होने वाली है, ट्यूबरकुलोसिस से होने वाली है। तो ये हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सूरज जी ने तुरंत पहले डॉक्टर से
से सलाह करनी चाहिए। मैंने जैसे आपको वर्षा पहले भी बताया कि लंग कैंसर में कंफ्यूजन बहुत बार ये होता है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमनली देखी गई बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस भी स्मोकिंग से बहुत कॉमनली होती है। दोनों में लक्षण बहुत सेम होते हैं, दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए जो कैंसर है तुरंत पकड़ में नहीं आता है। आजकल हमारा मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस इतना है कि अभी अगर आप इंडिया का सिनेरियो देखोगे, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीटली इरेडिकेशन की तरफ जा रहा है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। लेकिन बहुत बार ये होता है ना कि पेशेंट डर के मारे डॉक्टर के पास जाता नहीं है, ये सोच के कि मुझे कैंसर है या ये सोच के कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, और हो सकता है कि प्राइमरी स्टेज में ही जो डिसीज है वो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। कोई भी डिसीज हो, चाहे वो कैंसर हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, अगर ये प्राइमरी स्टेज में अगर पकड़ में आता है तो पेशेंट की जो बची हुई जिंदगी है वो बहुत अच्छे तरीके से वो गुजार सकते हैं। लेकिन ये डर या निग्लिजेंस, ये ऐसी चीजें जो कि पेशेंट को रिलक्टेंट कर देते हैं डॉक्टर के पास जाने से, और वो फिर उसका नतीजा उनके शरीर पे ही बहुत बुरी तरीके से होता है। सुरेश जी के बारे में भी यही बोलूंगी कि अगर आपको कहीं महसूस हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम हो रहा है, ये नहीं है कि ये कैंसर ही है, लेकिन ये जरूर है कि ये आपको कंफर्म करना है कि ये कैंसर है, नहीं है, या और कुछ दूसरी बीमारी है, आप डॉक्टर की सलाह तुरंत लीजिए। बिल्कुल सुरेश जी, हमें पूरी उम्मीद है आज जो भी समाधान हमारी डॉक्टर अर्चना जी ने आपके साथ शेयर किया वो आपको फायदेमंद लगा होगा। इसके साथ ही उन्होंने जिन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको कहा है उनका ज़रूर ध्यान रखें, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने लंग कैंसर के बारे में पूरी जानकारी ली आपसे कि इसके कारण क्या होते हैं, क्या लक्षण हैं। अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। लंग कैंसर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? लंग कैंसर के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मैंने पहले भी जैसे हमने डिस्कस की है। सर्जरी एक है, जहाँ पे अगर स्टेज 1 का कैंसर अगर डिटेक्ट होता है, ट्रीटमेंट जो होती है बेसिकली ये स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड होती है। अगर प्राइमरी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में अगर कैंसर है, सर्जरी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर वो एक ही जगह का कैंसर है तो हम लोग लोबेक्टोमी जिसे बोलते हैं, फेफड़ों का एक पार्ट निकाल देते हैं, अगर वो फैली हुई नहीं है तो। अगर वो फैली हुई है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 है, तो बहुत बार हमें सर्जरी के साथ साथ मिक्स ट्रीटमेंट करनी होती है। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट पार्ट आता है उसमें फर्स्ट इज सर्जरी, सेकेंड इज कीमोथेरेपी, जहाँ पे मेडिसिन होते हैं जो कि सेल टारगेटेड, मतलब कैंसर सेल के ऊपर टारगेट करने वाले मेडिसिन होते हैं जो कि हमको नसों से, आईवी लाइन से देनी होती है। तीसरी होती है रेडिएशन, जो हाई रिजोल्यूशन रेडिएशन होता है, वो अगर वो एक ही जगह पे है, लेकिन वो बहुत बार रेडिएशन का प्रयोग जो होता है वो बिफोर सर्जरी भी करना होता है। इसका कारण ये है कि बहुत बार अगर एक आधा लंग कैंसर है, वो साइट बड़ी है, एट ए टाइम मैं लोब एक पूरा नहीं निकाल पाऊंगी, वो बड़ा है कैंसर का मास, तो हम लोग रेडिएशन से वो श्रिंक करते हैं। कैंसर के जो सेल्स है उसको श्रिंक करके फिर सर्जरी कराते हैं। तो बहुत बार ये प्रायर टू द सर्जरी भी रेडिएशन करा सकते हैं, आफ्टर द सर्जरी भी रेडिएशन हम लोग करते हैं। तो रेडिएशन एक है ट्रीटमेंट अवेलेबल। इसके साथ साथ टारगेटेड थेरेपी, जैसे कीमो में हम लोग बोलते हैं, उसी तरीके से टारगेटेड थेरेपी होती है, जहाँ पे कैंसर सेल्स को टारगेट करके थेरेपी दी जाती है। पांचवी जो होती है इम्यूनोथेरेपी, जहाँ पे पेशेंट की ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शंस डॉक्टर देते हैं। इसी तरीके से क्रायो सर्जरी, क्रायोथेरेपी हम लोग जिसे बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग जो कैंसर के सेल होते हैं उसे फ्रीज कर देते हैं। ये एक टाइप की मशीन होती है, क्रायो मशीन होती है, जिससे हम लोग फेफड़ों के जो सेल्स होते हैं वहां पे टारगेट कराते हैं। इसी के अलावा फोटोडायनेमिक थेरेपी करके भी एक ट्रीटमेंट आती है, जहाँ पे हम लोग लेजर और मेडिसिन की सहायता से जो कैंसर के सेल्स है उसे किल करने के लिए टारगेट करते हैं। यही इसी के साथ इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन एक थेरेपी आती है, जहाँ पे हम लोग प्रोब होता है, ये छोटी सी नोकीली एक कॉटरी होती है जो कि कैंसर सेल्स को इलेक्ट्रिक करंट से या हीटिंग से वो कैंसर सेल्स को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, लंग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। इसी के साथ साथ हम लोग जब ये पेशेंट्स, लंग कैंसर के हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको ये मॉडर्न ट्रीटमेंट चालू रहती है, तो इसके के साथ साथ हम लोग आयुर्वेदा की एडजुवेंट ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, जहाँ पे स्पेशली बीवीजी लाइफ साइंसेस में कैंसर किट बनाई है, जो कि एज एन एडजुवेंट, ये जो नॉर्मल थेरेपीज चलती रहती है
इसी के साथ साथ हम लोग नॉर्मली आयुर्वेदा वे से इम्यून सिस्टम बरकरार रखने के लिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए हम लोग कैंसर किट का सेवन पेशेंट को कराते हैं। बिल्कुल मैम जैसे अभी आपने बताया कि स्टेजेस के हिसाब से आप ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को। अंत में हम चाहेंगे कि आप क्या कोई मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे ताकि लंग कैंसर के प्रति थोड़ी जागरूकता ज्यादा फैल सके? बिल्कुल देखिए, हम लोग सब लोग अभी जो रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि गाड़ियों के प्रमाण बढ़ने के कारण एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ओजोन लेयर कम हो रही है, इसके कारण रेडिएशन का एक्सपोजर हमारे इस पे हो रहा है। हर इंसान जो है ये नेचुरल कैलेमिटीज से कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो अगर हमें हमारी हेल्थ बरकरार रखनी है, ये नेचुरल कैलेमिटीज के अगेंस्ट हमें हमारी हेल्थ नॉर्मल रखनी है, तो हमें आयुर्वेदा को अडॉप्ट करना है एज अ प्राइमरी। अडॉप्ट करना है मतलब क्या है कि ये दिनचर्या, मतलब ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है। ऐसा अगर आप आयुर्वेदा को अडॉप्ट करोगे तो शायद हो सकता है कितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज हो या कितनी भी पोल्यूशन हो, जो भी कुछ केमिकल, जैसे कि अभी रिसेंटली पेंडेमिक आया, कितने भी आने दो पेंडेमिक, लेकिन अगर आपकी सेहत जड़ों से अगर ठीक है तो आप कोई भी डिसीज को बहुत इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। तो लंग कैंसर की जहाँ पे बात हो रही है, मैं ये सलाह दूंगी कि बिल्कुल भी आप स्मोकिंग की तरफ ना अट्रैक्ट हो। स्पेशली यंग एज के बच्चे जो कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, उनको बहुत अट्रैक्शन होता है कि व्हाट इज दिस स्मोकिंग, ट्राई करना है। बेसिकली ओवर एक्सपोजर भी है, टीवी से, गूगल से, व्हाट्सएप से आप नहीं अरेस्ट कर सकते हो, ये एक्सपोजर बच्चों तक जाता ही जाता है। तो मेरी यंग जनरेशन से यही दरखास्त है कि आप इसका सेवन ना करें। ये कहीं ना कहीं आपको वो टाइम पे आपको ये सुकून देने वाली चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आप ख्याल रखोगे, तो लॉन्ग टर्म में सोचोगे, तो आपको ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को हानि करने वाली है। आयुर्वेद का मैंने जो बोला है आपको कि आयुर्वेद को आप आत्मसात कीजिए, तो प्राणायाम जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी एक ब्रीदिंग टेक्निक्स है, जहाँ पे ये प्राणायाम आपको आपकी लंग की हेल्थ नॉर्मल रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, लंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्राणायाम का आप रेगुलर प्रयास कीजिए, उसका आप आदत डालिए, डेली आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए। ये कहीं ना कहीं आपकी लंग की हेल्थ नॉर्मल रखने के लिए हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को लंग कैंसर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने तैयार किए हैं कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट। ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पारंपरिक उपचार में सहयोगी बन सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सूजन कम करने वाले पौधों से बना कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी लंग कैंसर पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमें पूरी उम्मीद है जो भी जानकारी आज हमारी डॉक्टर अर्चना जी ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।